एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग PGCILDT डिप्लोमा ट्रेनिंग की जो हमने सीरीज स्टार्ट की थी क्वेश्चन सॉल्विंग की, उसको आगे कंटिन्यू करते हैं और फर्दर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो जैसा कि मैं हमेशा बोलती हूँ कि 1 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करो और क्वेश्चन को सॉल्व करो, फिर आगे क्वेश्चन को देखो आंसर क्या आ रहा है। ये तुरंत सॉल्विंग क्वेश्चंस मत करो, उसका कोई बेनिफिट नहीं है, क्योंकि रिवीजन सीरीज में इसमें क्वेश्चन के अपार्ट आपको सारी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिलेगी जिससे आप और 10 क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, शेयर करो और लाइक भी करो, ताकि और आप जैसे बच्चे जो इस एग्ज़ाम के लिए पढ़ाई कर रहे हैं, PGCIL या SSC या किसी भी एग्ज़ाम के लिए, वो प्रिपरेशन करते रहें, उनकी प्रिपरेशन स्टॉप ना हो। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, विच इज़ रॉन्ग स्टेटमेंट फॉर डिजिटल इंस्ट्रूमेंट्स। बोल रहा है डिजिटल इंस्ट्रूमेंट्स के लिए कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है। क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए, बोल रहा है रॉन्ग स्टेटमेंट। पहले रॉन्ग और राइट यही देख लिया करो, क्योंकि कई बार समझ नहीं आता कि राइट पूछ रहा है कि रॉन्ग पूछ रहा है। ठीक, तो रॉन्ग स्टेटमेंट पूछ रहा है, तो इसमें ये बोलना है कि हमको रॉन्ग स्टेटमेंट कौन सा है। तो पढ़िए पहले ऑप्शन, रेजोल्यूशन इज वर्स्ट रेजोल्यूशन, हाईली एक्यूरेट, बेटर रीडेबिलिटी और एनर्जी कंजम्पशन इज़ वेरी लेस। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो दो तरह से इंस्ट्रूमेंट होते हैं, एक डिजिटल इंस्ट्रूमेंट होते हैं, एक एनालॉग इंस्ट्रूमेंट होते हैं। ठीक, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट्स में क्या होता है, रीडिंग्स जो है डिजिट्स के फॉर्म में डिस्प्ले होती है आपकी स्क्रीन के ऊपर। एनालॉग में क्या होता है, नीडल रिवॉल्व करती है फ्रॉम मिनिमम टू 0 to 100 या फिर मिनिमम टू मैक्सिमम पोजीशन पे। और डिजिटल में क्या होता है, एक स्क्रीन पे नंबर रिप्रेजेंट किए जाते हैं। ठीक, तो इन दोनों में डिफरेंस है। तो जब इसमें नीडल रोटेट करेगी तो कुछ एनर्जी कंजम्पशन होगा, जिसकी वजह से फ्रिक्शन लॉसेज या सारे लॉसेज होंगे, तो एनर्जी कंजम्पशन इसका क्या हो जाएगा, हाई हो इसलिए डिजिटल इंस्ट्रूमेंट में एनर्जी कंजम्पशन बहुत हो जाएगा, क्योंकि हाईली एक्यूरेट है, क्योंकि 0 और 1 के बीच में नीडल रहेगी, तो हम लोग ये गैस नहीं कर सकते कि नीडल किस पॉइंट में बता रही है। बट इसमें 0.892 तक आ सकता है रीडिंग, बट इसमें ऐसा नहीं होगा। फिर बेटर रीडेबिलिटी, अब 0.1 और 2 के बीच में अगर मीटर है तो हम नहीं बता सकते किधर नीडल है, बट इसमें हम रीड करके बता सकते हैं ईजिली। और रेजोल्यूशन इसका बहुत अच्छा है, क्योंकि ये मैक्सिमम जो इनपुट और दे रहे हैं हम लोग, उसका मैक्सिमम आउटपुट चेंज वेरिएबल बता सकता है, इसलिए इसका रेजोल्यूशन बहुत अच्छा होता है। इसे डिजिटल इंस्ट्रूमेंट का जो रॉन्ग स्टेटमेंट वो है वर्स्ट रेजोल्यूशन, इसका रेजोल्यूशन बहुत अच्छा होता है, मतलब मैक्सिमम कितना चेंज आ रहा है इनपुट आउटपुट के बीच में, वो किसी भी स्पेसिफाइड पोजीशन पे ये बता सकता है। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 42, what is the minimum resistance required in insulation test voltage is 500 volt DC according with BS 7671। अब ये बोल रहा है कि कितना मिनिमम रेजिस्टेंस रिक्वायर्ड है फॉर इंसुलेशन टेस्ट वोल्टेज। BS 76, ये रीडिंग अगर आपको थोड़ा देख के स्टार्टिंग में कन्फ्यूजन हो जाता है। BS 6 क्या होता है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड 7671 एक नंबर दिया गया है, इसके अकॉर्डिंग ये बोल रहा है, इसके अकॉर्डिंग मिनिमम रेजिस्टेंस रिक्वायर्ड कितना इंसुलेशन टेस्ट वोल्टेज के लिए। अब अगर हम सिर्फ इस पार्ट को इग्नोर कर दें और सिर्फ मिनिमम रेजिस्टेंस इंसुलेशन टेस्ट के लिए सोचें, तो वो होता है आपका 1 मेगा ओम। कैसे होता है, जो मैगर बेसिकली मैगर जो इंस्ट्रूमेंट है जो हम यूज़ करते हैं इंसुलेशन मेजर करने के लिए, वो चेक करता है आपका इंसुलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिकल इंसुलेटेड पार्ट्स और जो आपका कनेक्टेड पार्ट है उनसे। तो इसलिए इसमें जो मिनिमम वैल्यू आपको मीटर को स्टार्ट करने के लिए जो मिनिमम वैल्यू है वो 1 मेगा ओम होनी चाहिए, तभी आपका मेगा जो है रीडिंग स्टार्ट करेगा। इससे कम कुछ भी वैल्यू होगी तो मेगा आपको रीड नहीं करेगा। इसलिए जो मिनिमम रेजिस्टेंस रिक्वायर्ड है वो आपका 1 मेगा ओम है। इसलिए इसमें दिया है 500 वोल्ट DC, इस पर इतना ध्यान मत दो, बस याद रखना मिनिमम रेजिस्टेंस कितना रिक्वायर्ड है किसी भी मेगा सर्किट के लिए इंसुलेशन टेस्ट मेजर करने के लिए, वो 1 मेगा ओम है। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 43, विच मीटर इज यूज इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग। अब कौन सा मीटर हम लोग यूज़ करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग के लिए। अब डैम्पिंग देखो कई सारी तरह की होती है, जैसे कि आपकी होती है इलेक्ट्रिक करंट डैम्पिंग, एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग, फ्लूइड डैम्पिंग, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग। ठीक, अब जैसे मूविंग आयरन जो इंस्ट्रूमेंट है, इसमें किस तरह की अपन लोग एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग को यूज़ करते हैं। ठीक, परमानेंट मैग्नेटिक मूविंग कॉइल, इसमें एडी करंट डैम्पिंग यूज़ की जाती है। इलेक्ट्रोस्टैटिक वोल्ट मीटर है, इसमें आपकी फ्लूइड डैम्पिंग यूज़ की जाती है। फ्लक्स मीटर है, इसमें आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग यूज़ की जाती है। ठीक, बाकी सारे 4 मीटर दिए, मैंने आपको सबकी रीडिंग मीटर बता दे कौन सा किस में यूज़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो सकता है कि एडी करंट डैम्पिंग किस में यूज़ कर सकते हैं, तो आपका PMC मीटर जो है इसमें एडी करंट डैम्पिंग यूज़ की जाती है। एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग मूविंग आयरन में, फ्लूइड डैम्पिंग इलेक्ट्रोस्टैटिक वोल्ट मीटर में, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग फ्लक्स मीटर में। इसके लिए इसका आंसर हो जाएगा फ्लक्स मीटर।
देखिए एक क्वेश्चन से एक क्वेश्चन क्लियर नहीं हुआ, अगले नेक्स्ट 4 क्वेश्चन भी क्लियर हो गए हैं आपके। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44, विच टाइप ऑफ मेजरमेंट इज नॉट डन बाय अ शेयरिंग ब्रिज। कौन सा मेजरमेंट नहीं किया जाता शेयरिंग ब्रिज द्वारा। शेयरिंग ब्रिज जो है ये लॉसी कैपेसिटेंस के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक, अब कैपेसिटेंस आपको इसका, अगर आपको इसका वो याद हो क्या होता है, 1 एप्सिलॉन नॉट A/D। ठीक, इसका मतलब है कैपेसिटेंस भी मेजर करता होगा, ये परमिटिविटी भी मेजर करता होगा, डायलेक्ट्रिक लॉसेस भी मेजर कर रहा है, बट रेजिस्टेंस मेजर नहीं कर रहा है। शेयरिंग ब्रिज में परमिटिविटी मेजर होती है, डायलेक्ट्रिक लॉसेस भी होते हैं, कैपेसिटेंस भी मेजर होता है, बट हाई रेजिस्टेंस नहीं होता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी, हाई रेजिस्टेंस। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ ब्रिज इज नॉट सुटेबल फॉर मेजरिंग क्वालिटी फैक्टर ऑफ द कॉइल। कौन सा ब्रिज नहीं सुटेबल है क्वालिटी फैक्टर ऑफ द कॉइल मेजर करने के लिए, नॉट सुटेबल। क्वालिटी फैक्टर की जब भी बात होती है तो हमें याद आता है L और C, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस दोनों होना चाहिए उस मीटर में, तभी वो क्वालिटी फैक्टर मेजर कर पाएगा। अगर वो मीटर इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस में से कोई एक चीज़ मेजर कर रहा होगा तो क्वालिटी फैक्टर नहीं मेजर कर पाएगा। इसलिए इसमें यूज़ बोल रहा है कि कौन सा ब्रिज नहीं मेजर कर सकता। अब देखो एंडरसन ब्रिज, इंडक्टेंस कैपेसिटेंस ब्रिज होता है, ये भी मेजर कर सकता है। हे ब्रिज ये भी करता है, ओवेंस ब्रिज ये भी करता है, मैक्सवेल इंडक्टेंस ब्रिज ये सिर्फ इंडक्टेंस मेजर करता है, कैपेसिटेंस मेजर नहीं करता, इसलिए क्वालिटी फैक्टर नहीं मेजर कर सकता। इसलिए ऑप्शन हो जाएगा बी, मैक्सवेल इंडक्टेंस ब्रिज। ये सिर्फ इंडक्टेंस मेजर करता है, कैपेसिटेंस नहीं, इसलिए क्वालिटी फैक्टर को नहीं मेजर कर सकता। ठीक, कई बार क्वेश्चन में यही पूछा जाता है कौन सा ब्रिज है जो हाई क्वालिटी फैक्टर मेजर करता है या लो क्वालिटी फैक्टर मेजर करता है। जैसे अब हे ब्रिज है, ये हाई क्वालिटी मेजर करता है। अब एंडरसन ब्रिज है, ये आपका लो क्वालिटी फैक्टर मेजर करता है। ओवेंस ब्रिज ये भी लो करता है। अब एक होता है BDM, एंडरसन मैक्सवेल इंडक्टेंस कैपेसिटेंस ब्रिज, मैक्सवेल इंडक्टेंस कैपेसिटेंस जो ब्रिज होता है ये आपका मीडियम क्वालिटी फैक्टर मेजर करता है। कई बार क्वेश्चन में ये भी पूछ लिया जाता है। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच इंस्ट्रूमेंट इज रिप्रेजेंटिंग एन इंटीग्रेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट। कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जो इंटीग्रेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट है। अब इंस्ट्रूमेंट देखो कई तरह से होते हैं, जैसे इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट होते हैं आपके, नल डिफ्लेक्शन होते हैं, रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट होते हैं और इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट होते हैं। ठीक, अब जो नल डिफ्लेक्शन इंस्ट्रूमेंट होते हैं, नल टाइप जो होते हैं वो जीरो डिफ्लेक्शन इंस्ट्रूमेंट होते हैं। फिर इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं, ये सिर्फ इंडिकेट करते हैं रीडिंग को। ठीक, फिर होता है आपका रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट, ये इंस्ट्रूमेंट वो होते हैं जो इंडिकेट भी करते हैं और रीडिंग को रिकॉर्ड भी करते हैं, जैसे कि आपकी ECG मशीन हो गई। ये क्या करते हैं, दिखाते भी हैं, रीडिंग को डिस्प्ले भी करते हैं और रिकॉर्ड करके आपको स्लिप भी दे देते हैं। वहीं इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट सिर्फ इंडिकेट करते हैं, जैसे एमीटर वोल्टमीटर है, इसमें सिर्फ इंडिकेट किया जाता है कि कितने एम्पीयर करंट फ्लो कर रहा है, इतना वोल्टेज है, बस और कुछ नहीं होता, इसमें कोई स्लिप नहीं निकलती है कितना वोल्टेज आ गया है। ठीक, वही प्रेशर रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट है, ये भी इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट हो गया। वही एनर्जी मीटर जो होता है ये इंटीग्रेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट है, क्योंकि एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, इंटीग्रेटिंग PdT। हम पावर को टाइम के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करते हैं, इसलिए इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट। इसमें रीडिंग को क्या इंटीग्रेट की करके सॉल्व किया जाता है, इसलिए इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47, इफ द मटीरियल हैज़ नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट द रेजिस्टेंस डैश विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। इसमें बोल रहा है अगर जो रेजिस्टेंस है वो नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट है तो टेम्परेचर के साथ रेजिस्टेंस की वैल्यू में क्या असर आएगा। देखो टेम्परेचर कोफिशिएंट दो तरह से होते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव और एक ज़ीरो। ठीक, पॉजिटिव नेगेटिव और ज़ीरो। और टेम्परेचर या फिर बोलें रेजिस्टिविटी या रेजिस्टेंस वर्सेस टेम्परेचर ग्राफ बनाएंगे तो पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या होते हैं, समय के साथ बढ़ते हैं, जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं उनकी रेजिस्टिविटी क्या होती है, बढ़ती जाती है। वहीं नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या होते हैं, उनकी जीरो टेम्परेचर या नेगेटिव टेम्परेचर पर रेजिस्टिविटी बहुत कम, बहुत हाई होती है, और जैसे जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं उनकी रेजिस्टिविटी क्या होती है, घटती जाती है। मैं जीरो को टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या होता है, जिनकी रेजिस्टिविटी हमेशा फिक्स रहती है, कभी वेरी नहीं करती है। ठीक, तो यहाँ पे बोल रहा है रेजिस्टेंस डैश विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। अगर नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे रेजिस्टिविटी क्या हो रही है, डिक्रीज कर रही है। ठीक, अब डिक्रीज क्यों कर रही है ये आपके दिमाग में आ सकता है, जैसे कि इंसुलेटर्स होते हैं, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस होते हैं, ये क्या होता है, नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होते हैं। अब इन सब में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स जो है कम मूविंग होते हैं, फिक्स्ड होते हैं, ये अपनी रिवॉल्व कर रहे होते हैं, बट जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी मिलती है, एक्साइट होते हैं, तो ये अपने रिवॉल्विंग सर्कल के बाहर आ जाते हैं। तो जब बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स आपके बाहर आ जाएंगे टेम्परेचर बढ़ने के बाद, तो ये क्या हो जाएगा, इंसुलेटर से कंडक्टिंग मटीरियल में कन्वर्ट हो जाता है, सेमीकंडक्टर से
आपका ये कंडक्टिंग मटेरियल में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स मिल जाते हैं फ्लो करने के लिए, तो ये क्या हो जाता है, कंडक्टिंग मटेरियल हो जाता है। ठीक, वहीं अगर आप मेटल की बात करें तो उसमें क्या होता है, ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है आपके फ्लो करने के लिए, चार्ज के, बट करंट के फ्लो करने के लिए, बट होता क्या है, जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं और इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं, तो क्या ऑब्स्ट्रक्शन बढ़ जाता है पाथ का। जब ऑब्स्ट्रक्शन बढ़ जाएगा तो स्पीड क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी इलेक्ट्रॉन की, तो रेसिस्टिविटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48, इन द एब्सेंस ऑफ डैश द पॉइंटर विल स्विंग बियॉन्ड इट्स फाइनल पोजीशन एंड द डिफ्लेक्शन विल बी इनडेफिनिट। अब ये बोल रहा है कि किसके एब्सेंस में जो आपका जो पॉइंटर है वो फाइनल स्टेडी पोजीशन के बियॉन्ड हो जाएगा और डिफ्लेक्शन करने लगेगा इनडेफिनेटली। अब क्या होता है, तीन तरह से टॉर्क होते हैं, एक डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, एक कंट्रोलिंग टॉर्क, एक डैम्पिंग टॉर्क। स्पीड टॉर्क तो कुछ नहीं होता है। डैम्पिंग टॉर्क, कंट्रोलिंग टॉर्क और डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, इन तीनों का काम क्या होता है, तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क जो होती है आपकी मूव करती है पॉइंटर को फ्रॉम इनिशियल पोजीशन, जैसे 0 और 100 के बीच में अगर आपका मीटर है तो 0 से जो डिफ्लेक्ट करेगा वो आपकी डिफ्लेक्टिंग टॉर्क हो जाएगी। ठीक, अब स्टेडी स्टेट पोजीशन, जैसे मान लो यहाँ का स्टेडी स्टेट पोजीशन है, अब यहाँ पे ना रुक के वो आगे चला गया या पीछे चला गया, तो वो क्या, वो अगर टॉर्क नहीं होगी तो वो हो जाएगी डैम्पिंग टॉर्क, जो डैम्प करेगा इंस्ट्रूमेंट को उसकी एक्चुअल रीडिंग पे। और अगर फाइनल पोजीशन पे आकर, जैसे मान लो यहाँ पे आके नहीं रुका और इनडेफिनेटली डिफ्लेक्ट करता रहेगा ऐसे आगे पीछे, तो ये आपकी हो रही कंट्रोलिंग टॉर्क। इसका मतलब कंट्रोलिंग टॉर्क आपकी एब्सेंट है और इंस्ट्रूमेंट जो है वो स्टेडी स्टेट पोजीशन को डिफ्लेक्ट करके आगे चला गया। ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा कंट्रोलिंग टॉर्क। कंट्रोलिंग टॉर्क आपकी एब्सेंट रहेगी तो इंस्ट्रूमेंट जो है आपका स्टेडी स्टेट पोजीशन से आगे बढ़ जाएगा और कंटिन्यूसली डिफ्लेक्ट करता रहेगा इनडेफिनेटली। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49, हाउ मेनी प्रेशर एंड करंट कॉइल इज प्रेजेंट इन अ मेगर। मेगर में कितने प्रेशर कॉइल होते हैं और कितने करंट कॉइल होते हैं। मेगर मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बोला, मेगर जो क्या होता है, इंस्ट्रूमेंट होता है, ये आपका इंसुलेशन रेजिस्टेंस को मेजर करता है, वो भी 1 मेगा ओम से ज़्यादा होना चाहिए। तो इसमें क्या होता है, 2 प्रेशर कॉइल होती हैं और 1 करंट कॉइल होती है। ठीक, ये वर्क करता है प्रिंसिपल ऑफ कंपैरिजन पे, मैंने अभी आपको बताया था, ये प्रिंसिपल ऑफ कंपैरिजन वर्क करता है। इसमें टेस्ट रेजिस्टेंस होता है और इंसुलेंस रेजिस्टेंस होता है, उन दोनों को कंपेयर करता है। ठीक, और जैसे मान लो डिफ्लेक्शन बहुत ज़्यादा आ रहा है तो इसका मतलब रेजिस्टेंस क्या है, इंसुलेशन बहुत हाई होगा। अगर डिफ्लेक्शन टूवर्ड्स 0 आने लग जाए, मतलब बहुत कम आ रहा है, इसका मतलब रेजिस्टेंस क्या है, बहुत लो है। ठीक, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 2 प्रेशर कॉइल एंड 1 करंट कॉइल। क्वेश्चन नंबर 50, विच टाइप ऑफ मेजरमेंट कैन नॉट बी डन बाय अ पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर क्या मेजर नहीं करता है। पोटेंशियोमीटर, जैसे कि आपको याद होगा, पोटेंशियोमीटर से वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस मेजर करता है, पावर को मेजर नहीं करता है। डायरेक्टली जैसे वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस की वैल्यू शो होती है पोटेंशियोमीटर में, आपने देखा होगा, ऑरेंज येलो कलर का इंस्ट्रूमेंट होता है, ऐसा यहाँ पे मीटर होता है, यहाँ पे वोल्टेज के और करंट और रेजिस्टेंस के नॉब्स बने होते हैं और ये डिफ्लेक्शन शो करता है यहाँ पे, जैसे हम कनेक्ट करते हैं इसको। ठीक, तो ये जो पोटेंशियोमीटर होता है, ये भी इसमें एक स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट होता है रेजिस्टेंस में, जहाँ पे नोन वोल्टेज के अकॉर्डिंग ये है ना अननोन वोल्टेज को कंपेयर करता है। तो इसमें सिर्फ आप वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस मेजर कर सकते हैं, पावर मेजर नहीं कर सकते। ठीक, क्वेश्चन नंबर 51, स्टूडेंट्स क्वेश्चन सॉल्व करते समय याद रखिएगा कि वो पॉज करनी वीडियो फिर सॉल्व करिए, क्योंकि एक एक क्वेश्चन में मैं आपको अगले 4 क्वेश्चनों के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ, तो बेस्ट है कि आप पॉज करके करिए। ठीक, क्वेश्चन 51, विच टाइप ऑफ मीटर इज यूज इन करंट दैट प्रोड्यूस्ड बाय केमिकल इफेक्ट। कौन सा इंस्ट्रूमेंट हम यूज़ करते हैं करंट के लिए जहाँ पे केमिकल इफेक्ट से करंट प्रोड्यूस हो रहा है। अब ACM मीटर में नहीं होता, DCM मीटर में भी केमिकल इफेक्ट्स नहीं होते हैं, DC एनर्जी मीटर में नहीं होता है, DC एम्पेयर आर्म मीटर, या फिर जो बोलते हैं बैटरी के लिए हम लोग मीटर यूज़ करते हैं एम्पेयर आर्म मीटर, उसमें जो आपका करंट है वो केमिकल इफेक्ट से प्रोड्यूस होता है, बैटरीज के लिए जो यूज़ किया जाता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा आपका B। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन हमारा आपका 52, इसने बोला इन 3 फेज पावर मेजरमेंट बाय 2 वाट मीटर मेथड, रीडिंग कैन बी डन इन बोथ वाट मीटर्स। रीडिंग अगर सेम मिलते हैं दोनों वाट मीटर में तो पावर फैक्टर क्या होगा। अब आपको जो ब्लॉन्डल थ्योरम है उसके अकॉर्डिंग हमें क्या पता चलता है, W1 और W2। W1 आपका होता है V इंटू आई कॉस ऑफ 30 माइनस थीटा, W2 होता है आपका V इंटू आई कॉस ऑफ 30 प्लस थीटा। अब कौन सी थीटा की वैल्यू पे या फिर पावर फैक्टर जिसे हम बोलते हैं कॉस थीटा, कि कौन से कॉस थीटा की वैल्यू पे हमें रीडिंग क्या सेम मिली, कब मिलेगी, जब दोनों कॉस थीटा हो जाएंगे तो थीटा क्या होना चाहिए 0, थीटा 0, इसका मतलब पावर फैक्टर क्या हो जाएगा 1, तो इसका मतलब हो जाएगा यूनिटी, इसका मतलब पावर फैक्टर यूनिटी पे आपका वॉट मीटर क्या सेम रीडिंग देगा।
ठीक, वहीं आप अगर आप थीटा को 0 कर रहे हो तो सेम रीडिंग है, W1 = W2 हो रहा है। वहीं पे अगर आपका थीटा क्या हो जाएगा 90 डिग्री, या मान लो 90 डिग्री हो गया, तो W1 क्या हो जाएगा -60, इसका मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट पॉजिटिव रीडिंग, और W2 क्या हो जाएगा 120, इसका मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट, इसका मतलब नेगेटिव रीडिंग। इसका मतलब W1 क्या देगा पॉजिटिव और W2 क्या देगा नेगेटिव रीडिंग। ऐसे अगर आप 60 डिग्री ले लो, 60 डिग्री पे कॉस थीटा क्या हो जाएगा -30 डिग्री W1, तो क्या होगा पॉजिटिव रीडिंग, और कॉस 2 क्या हो जाएगा 0 डिग्री। तो 60 डिग्री पे क्या हो जाएगा आपका वॉट 2 रीडिंग क्या देगा 0, और W1 क्या देगा पॉजिटिव रीडिंग। वैसे ही सारे थीटास पे आप चेक कर सकते हो क्या रीडिंग आएगी, बट इसमें क्या बोल रहा है सेम सेम का होगा, थीटा क्या हो जाएगा 0, थीटा 0 मतलब पाथ फैक्टर क्या हो जाएगा यूनिटी, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा यूनिटी। ठीक, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53 पढ़ते हैं। विच कंडीशन इज क्रिएटेड बाय 2 वाटमीटर W1 एंड W2 फॉर पाथ फैक्टर इज 0। कौन सी कंडीशन में पाथ फैक्टर W1 एंड W2 0 रीडिंग देता है। ठीक, अगर हमारा पाथ फैक्टर क्या हो जाएगा 0, इसका मतलब कॉस थीटा क्या है, थीटा क्या है आपका 90 डिग्री, तभी तो कॉस 90 क्या हो जाएगा 0। अब कौन से, जब हमारा पाथ फैक्टर 90 डिग्री, तो हमारा अभी मैंने आपको बताया जब थीटा 90 है तो एक वाटमीटर पॉजिटिव देगा और एक क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा डी। अभी मैंने बताया आपको लास्ट क्वेश्चन में, तो वही मैं बोल रही हूँ एक तरह से रिवीजन वीडियो, एक क्वेश्चन से आप अगले नेक्स्ट 4 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, ये मत देखो कि एक क्वेश्चन को ही सॉल्व करना है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 54, विच लीनियर सर्किट कैन बी यूज्ड एज एन इक्विवेलेंट सर्किट फॉर अ सिंगल वोल्टेज सोर्स एंड अ सीरीज रेजिस्टेंस। कौन सा सर्किट हम यूज़ करते हैं जिसमें हम एक सिंगल वोल्टेज सोर्स का यूज़ इस्तेमाल करते हैं और एक सीरीज रेजिस्टेंस का। तो ये जो इक्विवेलेंट सर्किट होता है ये थेवेनिन का होता है। ठीक, नॉर्टन में क्या होता है एक करंट सोर्स लगा देते हैं और एक पैरेलल में रेजिस्टेंस लेते हैं, ये आपका नॉर्टन हो जाता है। बट इसमें क्या बोला वोल्टेज सोर्स सीरीज रेजिस्टेंस, ये सिर्फ थेवेनिन में होता है, इसलिए ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 55, What is the value of equivalent resistance if the resistor 10 ohm is in parallel with 20 ohm। अगर 10 ohm और 20 ohm पैरेलल में तो क्या होगा। देखो ये वाले क्वेश्चन तो बहुत ही ईजी होते हैं, आप इन क्वेश्चनों को गलत नहीं कर सकते। 10 ohm और 20 ohm पैरेलल में हमने लगा दिए, तो रीडिंग क्या आएगी 1/10 + 1/20, 1/R = 1/10 + 1/20। इनको सॉल्व कर दो, रीडिंग आ जाएगी 6.67 ओम। ठीक, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है यार, इन क्वेश्चन में आप एरर की गुंजाइश नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप इन क्वेश्चन में भी एरर करेंगे तो फिर यू कैन नॉट एक्सपेक्ट कि आप रैंकिंग में आ जाएंगे आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं 56, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ करंट इन द गिवन सर्किट। करंट की वैल्यू पूछ रहा है। अब देखो इसमें क्या 2 रेजिस्टेंस दिया है, एक 1 ओम का दिया है और एक 1 ओम का दिया है, दोनों इक्वल है, और 100 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स दिया है। तो करंट क्या हो जाएगा टोटल वोल्टेज अपॉन टोटल रेजिस्टेंस 2 ओम, तो कितना हो जाएगा 50 एम्पियर। ऑप्शन बी 50 एम्पियर। See 57, a practical current source is equivalent to an ideal current source in parallel with। अब एक प्रैक्टिकल करंट सोर्स एक आइडियल वोल्टेज सोर्स के किस तरह से बराबर होता है। अब देखो एक आइडियल करंट सोर्स में क्या होता है रेजिस्टेंस क्या होता है इनफाइनाइट, ओपन सर्किट होता है, तो रेजिस्टेंस क्या होता है इनफाइनाइट। वहीं एक प्रैक्टिकल करंट सोर्स में रेजिस्टेंस क्या होता है फाइनाइट, ज़्यादा होता है, हाई वैल्यू होती है, रेजिस्टेंस वैल्यू बहुत हाई होती है तो कंडक्टेंस की वैल्यू लो हो जाएगी, बट रेजिस्टेंस बहुत हाई होता है। तो आइडियल प्रैक्टिकल करंट किस तरह से इक्वल हो जाएगा आइडियल करंट सोर्स के पैरेलल विद हाई रेजिस्टेंस या फिर लो कंडक्टेंस। बस ऑप्शन चेक कर लो, इसमें हाई रेजिस्टेंस दिया लो रेजिस्टेंस नहीं होगा, गलत हो जाएगा, ये पहला ऑप्शन ही गलत हो गया। ठीक, लो रेजिस्टेंस ये गलत हो गया, हाई कंडक्टेंस सही है, लो कंडक्टेंस गलत है, सॉरी मैं गलत बोल गई, लो कंडक्टेंस हो जाएगा, सही बोल रहे हो आप लोग, डी हो जाएगा इसका ऑप्शन, क्योंकि रेजिस्टेंस क्या है हाई है, कंडक्टेंस क्या है लो है। ठीक, क्वेश्चन 58, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ चार्ज फ्लो इन अ कंडक्टर इफ द करंट इज 5 एम्पियर इन 3 मिनट्स। चार्ज फ्लो पूछ रहा है, अब करंट की वैल्यू क्या होती है I = Q/T। अब चार्ज पूछ रहा है तो करंट का मल्टीप्लाई कर दो 5 इंटू टाइम कितना है 3, और मिनट्स को सेकंड में कन्वर्ट करो इंटू 60, इसका बस सॉल्व कर दो पूरा आ जाएगा 900 कूलम। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 59, व्हेन 3 आइडेंटिकल बल्ब्स ऑफ 60 watt and 200 volt rated are connected in series to a 200 volt supply, the power drawn by them will be।
कितना पावर ड्रॉ किया जाएगा उनसे, देखो बोल रहा है 3 बल्ब हैं सीरीज में कनेक्टेड है 60 वॉट के और 200 वोल्ट के। जब भी ऐसा कुछ दिया जाए सबसे पहले रेजिस्टेंस कैलकुलेट करो। अब पावर का फॉर्मूला क्या होता है, V²/R, फिर I² इंटू R। ठीक, तो रेजिस्टेंस का V² 200 का स्क्वायर अपॉन 60। अब 3 रेजिस्टेंस है, तीनों का सम या फिर तीनों का सम ले लेंगे हम, इंटू 3 कर दिया मैंने, तो ये आ जाएगा 2000 ओम। ठीक, अब करंट क्या आएगा, 200 वोल्ट का सोर्स कनेक्ट है तो 200 अपॉन 2000 कितना आ जाएगा, ये 0.1। ठीक, करंट है पता चल गया, रेजिस्टेंस की वैल्यू पता है, पावर निकालना है तो I² इंटू R का फॉर्मूला लगा दो बस। I² क्या होगा 0.1 का स्क्वायर इंटू 2000 तो कितना आ जाएगा 20 वॉट, बस 0.1 का स्क्वायर इंटू 2000, ये रहेगा 20 वॉट। ठीक, इसलिए ऑप्शन क्या आ जाएगा इसका 20 वॉट। जब भी बल्ब का दिया हो वोल्टेज और आपका पावर, हमेशा पहले रेजिस्टेंस कैलकुलेट करो, फिर आके देखो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है। ये पूछ रहा है कि करंट कितना फ्लो कर रहा है, पावर कितना लॉस हो रहा है, या फिर सर्किट में और क्या क्या चीज़ें आ रही, सबसे पहले आप रेजिस्टेंस कैलकुलेट करें जब भी बल्ब का रेटिंग दिया हो। ठीक, क्वेश्चन नंबर 60, ट्रांजिस्टर्स आर एग्जाम्पल ऑफ ट्रांजिस्टर्स। ट्रांजिस्टर आपको दो तरह से आपको पता होते हैं, एक PNP और एक NPN, दो ट्रांजिस्टर आपको पता होते हैं। अब ये बोल रहा है किस तरह से ट्रांजिस्टर्स हैं, ये रिवर्सिबल सर्किट होते हैं, बायलेटरल होते हैं, यूनिलेटरल होते हैं, रिवर्सिबल होते हैं। अब PNP क्या है, एक ही डायरेक्शन में करंट फ्लो करवाता है, जब भी पॉजिटिव से नेगेटिव कनेक्ट होगा तभी करंट फ्लो करेगा, वरना नहीं करेगा। तो ये क्या हो जाएगा, यूनिलेटरल सर्किट। ठीक, जिसमें सिर्फ एक डायरेक्शन में करंट फ्लो करता है। अब इरिवर्सिबल सर्किट क्या होता है, जिनको हम रिवर्स कर दें तब भी सर्किट की पैरामीटर्स चेंज ना हो, जैसे कि आपका RLC। अब आप इनको सीधा उल्टा लगाओ या उल्टा सीधा लगाओ तो सर्किट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वहीं बायलेटरल क्या है, जिसमें दोनों डायरेक्शन में करंट फ्लो करता है, जैसे RLC। रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस एंड इंडक्टेंस में क्या करंट दोनों डायरेक्शन में फ्लो करेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक, इरिवर्सिबल में रिवर्स करने से फर्क पड़ेगा। ठीक, और रिवर्सिबल सर्किट क्या होगा, जिसमें रिवर्स करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक, इसका आंसर हो जाएगा यूनिलेटरल सर्किट, वो सर्किट जिसमें करंट कैसे एक डायरेक्शन में फ्लो करता है, ये है ट्रांजिस्टर्स। आज के लिए बस इतना करते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चंस हम लोग नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे, जो सीरीज हम उसको चला रहे हैं उसको कंटिन्यू करेंगे। सब लोग बस यही है, एग्जाम बस आने वाला है, कब 1-2 दिन में हो सकता है कि आपकी डेट आ जाए, कब है। SSC JEE की तो ऑलरेडी आ चुकी है, तो इसकी भी आने वाली होगी, इसलिए आप सभी लोग बस क्वेश्चन को ज़्यादा ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करिए और प्रैक्टिस करिए, रिविजन करिए, कुछ नया पढ़ने क्वेश्चन मत करिए, वरना सब उड़ जाएगा जो पीछे पढ़ा था। सभी बच्चे लोग इसको वीडियो को सब्सक्राइब करो यार, शेयर करो, लाइक करो, सबको आपस में शेयर करो, ताकि आपसे जैसे बहुत सारे बच्चे जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनकी हेल्प हो जाए। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे अब हम लोग।